क्या RIC का निर्माण हो सकता है, यानी कि रूस, भारत और चाइना एक साथ आ सकते हैं। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखने को मिल रहा है कि रूस यूक्रेन मामले में कहा जा रहा है कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है और एक समझौते के लेवल तक पहुंच गए हैं दोनों ही देश। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस यूक्रेन युद्ध में एक नया मोड़ आया है। यूक्रेन और अमेरिकी अधिकारियों ने सऊदी अरब में मुलाकात की ताकि रूस के साथ चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत शुरू की जा सके। इसी बीच यूक्रेन ने मॉस्को क्षेत्र में अपने अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले को अंजाम दिया, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हुई, कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई। रूस ने दावा किया कि उसने 337 ड्रोन्स को मार गिराया, लेकिन हमले ने मॉस्को के 4 हवाई अड्डों डोमोडेडोव ड्रेन नेटवर्क को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। यूक्रेन का कहना है कि यह हमला रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को शांति वार्ता करने के लिए मजबूर कर सकता है। यह घटना युद्ध के 1111वें दिन की है और वैश्विक ध्यान आकर्षित कर रही है। सऊदी अरब के जेद्दाह में यूक्रेन और अमेरिका के बीच ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दोनों ही देशों के बीच फरवरी 2025 के बाद पहली उच्च स्तरीय वार्ता है। फरवरी में व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य सहायता और खुफिया जानकारी साझा करना बंद कर दिया। इस बैठक में यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा, रक्षा मंत्री रुस्तेम उमेरोव और जेलेंस्की के कार्यालय के प्रमुख आंद्रे यरमाक शामिल है। चर्चा का मुख्य एजेंडा एक खनिज सौदा और रूस के साथ युद्ध को खत्म करने की रूपरेखा तैयार करना है। यूक्रेन ने 30 दिनों के युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा है, जिसमें मिसाइलों, ड्रोन्स और नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमलों पर रोक शामिल है, बशर्ते रूस भी ऐसा ही करे। दूसरी ओर यूक्रेन ने मॉस्को पर 90 से अधिक ड्रोन्स के साथ बड़े पैमाने पर हमला किया। मॉस्को के मेयर सरगई सोबियानिन ने इसे सबसे बड़ा ड्रोन हमला करार दिया। हमले में एक बहुमंजिला इमारत को नुकसान पहुंचा, एक कार पार्क में आग लग गई और कई नागरिक घायल हुए। यूक्रेन का कहना है कि उसने रूस के रियाजान और समारा क्षेत्रों में तेल रिफाइनरों को भी निशाना बनाया है, जो रूसी सेना को ईंधन सप्लाई करती है। यह हमला सऊदी अरब में होने वाली वार्ता से ठीक पहले हुए, जिससे इसका रणनीतिक महत्व और बढ़ गया है। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव का एक ऐतिहासिक उदाहरण साल 2014 का क्रीमिया संकट है, जो मौजूदा युद्ध की जड़ माना जाता है। फरवरी 2014 में यूक्रेन में रूस समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को सत्ता से हटाए जाने के बाद रूस ने क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया। ये कब्जा सैन्य हस्तक्षेप और एक विवादास्पद जनमत संग्रह के जरिए हुआ, जिसे यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने अवैध माना। रूस ने दावा किया कि वो क्रीमिया में रूसी भाषी आबादी की रक्षा कर रहा है, लेकिन इस कदम ने यूक्रेन के साथ उसके संबंधों को हमेशा के लिए बदल दिया। इसके बाद पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में रूस समर्थित अलगाववादियों ने विद्रोह शुरू कर दिया, जिसे रूस ने हथियारों और सैनिकों से समर्थन दिया। इस संकट में हजारों लोग मारे गए, लाखों विस्थापित हुए। क्रीमिया संकट के दौरान भी अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की कोशिश हुई। जर्मनी और फ्रांस ने मिन्स्क के जरिए शांति स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन ये समझौते पूरी तरह से लागू नहीं हुए। रूस और यूक्रेन के बीच अविश्वास इतना गहरा था कि छोटे मोटे युद्ध विराम के बावजूद हिंसा जारी रही। मॉस्को पर ड्रोन हमला, सऊदी अरब में वार्ता एक साथ होना ये दिखलाता है कि यूक्रेन सैन्य और कूटनीतिक मोर्चे दोनों पर सक्रिय है। जेलेंस्की ने कहा कि वो लंबे समय तक चलने वाले युद्ध को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए ठोस सुरक्षा गारंटी चाहिए ताकि रूस भविष्य में फिर से हमला न करे। दूसरी ओर ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन पर शांति समझौते के लिए दबाव डाला है, जिसके तहत उन्होंने सैन्य सहायता रोकी है। रूस ने इस कदम का स्वागत किया है। चुनौतियां अभी भी कम नहीं है। रूस का दावा है कि वह यूक्रेन के कब्जे वाले कुर्स्क क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, जहां यूक्रेनी सेना ने पिछले साल अगस्त में आक्रमण किया था। अब रूस के सामने क्या सिचुएशन आता है, क्या नाटो की सेना यहाँ तैनात होती है या नहीं, ये बहुत बड़ी बात होगी। हाल ही में रूसी शिक्षाविद किरिल बेयावेव ने रूस, भारत और चीन के एक संभावित गठजोड़ की बात की, जो वैश्विक शक्ति संतुलन को नया रूप दे सकता है। बाबायेव, जो रूसी एकेडमी ऑफ साइंसेज के इंस्टीट्यूट ऑफ चाइना एंड कंटेम्पररी एशिया के निदेशक हैं, उन्होंने नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ चाइना स्टडीज द्वारा आयोजित गार्गी और बीपी दत्त मेमोरियल व्याख्यान में ये विचार रखे। उनका मानना है कि ये त्रिकोणीय गठबंधन यूरेशिया को 21वीं सदी के
लिए एक नया अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था दे सकता है, जिसमें पश्चिमी देशों के वर्चस्व वाले वर्तमान वैश्विक व्यवस्था खत्म हो सकती है और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए एक निष्पक्ष व्यवस्था बन सकती है। लेकिन इसके लिए भारत और चीन को अपने सीमा विवादों को सुलझाना होगा, साझा हितों पर ध्यान देना होगा। बाबायेव ने कहा कि हम अशांत समय में जी रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक क्रांति हो रही है, इसे आकार देना हमारे हाथ में है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि अमेरिका का विश्व अर्थव्यवस्था पर वर्चस्व अब ग्लोबल साउथ के देशों के लिए स्वीकार नहीं है। उनका मानना है कि यूरेशिया दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता क्षेत्र है, जहां रूस, भारत और चीन जैसे देश अगले कुछ दशकों में वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देंगे। उन्होंने कहा कि रूस की अर्थव्यवस्था चीन जितनी मजबूत नहीं है और चीन के पास अफ्रीका या लैटिन अमेरिकी जैसे विकासशील क्षेत्रों में पर्याप्त प्रभाव नहीं है। लेकिन अगर ये तीनों देश मिलकर काम करें तो वो एक मजबूत गठजोड़ बना सकते हैं जो अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे सके। उन्होंने ये भी साफ किया कि ये गठबंधन किसी के खिलाफ नहीं बल्कि एक रचनात्मक एकीकरण है जो साझा हितों को बढ़ावा देगा। ये अमेरिका विरोधी नहीं है, न ही हमें नाटो जैसे सैन्य गठबंधन की जरूरत है। हमें अपने हितों को मिलाकर कुछ बड़ा बनाने की जरूरत है, बाबायेव ने कहा। उनका मानना है कि अगर भारत और चीन अपने मतभेदों को दूर कर ले तो ये तिकड़ी यूरेशिया में एक नई शक्ति के रूप में उभर सकती है। रूस, भारत और चीन के बीच सहयोग का विचार नया नहीं है। इसका औपचारिक आधार 1990 के दशक के अंत में रखा गया था, जब रूस के तत्कालीन विदेश मंत्री येवगेनी प्रेमाकोव ने 1998 में आरआईसी त्रिकोण की अवधारणा प्रस्तावित की थी। उस समय सोवियत संघ के पतन के बाद रूस अपनी वैश्विक स्थिति को मजबूत करना चाहता था और उसने भारत और चीन को अपने सहयोगी के रूप में देखा था। बाद में रूस वैश्विक स्थिति को मजबूत करना चाहता था और सहयोगी के रूप में देखना चाहता था। ये विचार 2000 के दशक में आगे बढ़ा। 2001 में ब्रिक ब्राजील, रूस, भारत, चीन समूह बनाया गया, जिसमें बाद में 2010 में दक्षिण अफ्रीका जुड़कर ब्रिक्स बना दिया। एक ऐतिहासिक उदाहरण 2005 का है, जब पहली बार आरआईसी विदेश मंत्रियों की बैठक रूस के व्लादिवोस्तोक में हुई थी। इस बैठक का उद्देश्य तीन देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, क्षेत्रीय मुद्दों को आगे बढ़ाना था। उस समय ये माना गया कि ये तिकड़ी अमेरिका के एक ध्रुवीय वर्चस्व को संतुलित कर सकती है। हालांकि भारत और चीन के बीच 1962 के युद्ध के बाद से चले आ रहे तनाव, बाद में 2020 के गलवान घाटी संघर्ष ने इस सहयोग को सीमित कर दिया। फिर भी ब्रिक्स के मंच पर ये एक साथ काम करते हैं, जैसे कि 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना, जो पश्चिमी वित्तीय संस्थानों जैसे विश्व बैंक के विकल्प के रूप में देखा गया। बाबायेव का ये दावा आज के संदर्भ में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रूस और चीन के बीच संबंध पिछले कुछ सालों में मजबूत हुए हैं। खासकर 2022 में यूक्रेन संकट के बाद रूस ने चीन के साथ ऊर्जा सौदों को बढ़ाया है, जैसे कि पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन। लेकिन भारत और चीन के बीच सीमा विवाद, तनाव, खासकर लद्दाख में इस त्रिकोण को कमजोर करता है। बाबायेव का कहना है कि अगर भारत और चीन अपने विवाद सुलझा ले तो ये गठजोड़ न केवल यूरेशिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नई व्यवस्था बन सकता है। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं है। भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखना चाहता है और अमेरिका के साथ अपने बढ़ते संबंधों को महत्व देता है, जैसे कि क्वाड। दूसरी ओर रूस और चीन का झुकाव एक दूसरे की ओर बढ़ रहा है, जो भारत के हितों को टकरा सकता है। रूस ने क्वाड की आलोचना की है, जिसे भारत अपना महत्वपूर्ण मंच मानता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अब उस दिशा की तरफ देखा जाने लगा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।